न्यूज 18 ने लद्दाख में एलएसी पर सेना के लिए जरूरी इंतजाम नहीं होने के चीन के प्रोपेगेंडा की पोल खोल दी है। चीन के इस प्रोपेगेंडा का सच सामने लाने के लिए न्यूज 18 की टीम लेह में 11,000 फीट की ऊंचाई पर सेना के लिए जरूरी सामान पर रिसर्च करने वाले संगठन डीआरडीओ के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में पहुंची, जहां 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से ही सेना के लिए ताजा खाने से लेकर दूसरे जरूरी सामान पर रिसर्च जारी है। और इस बार भी इस इंस्टीट्यूट ने सर्दियों में चीन से निपटने के लिए सेना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सेना के लिए किए गए इंतजामों को देखकर चीन के होश उड़ जाएंगे। भारतीय जवानों के साथ ही एलएसी के करीब ऊंचे इलाकों में सामान पहुंचाने वाली छोटी नस्ल के घोड़े भी चीन की चुनौती से निपटने के लिए तैयार हो चुके हैं। इन्हें युद्ध के हालात में काम करने की ट्रेनिंग दी गई है। मैं इस वक्त डीआरडीओ की संस्था दिहार के अंदर ही हूँ। इस वक्त जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं इनको जैंस्कर पोनी बोलते हैं, यानी छोटी हाइट के घोड़े जो यहीं पर होते हैं। ये घोड़े अब भारतीय सेना की मदद कर रहे हैं भारत चीन सीमा पर, जहां पर तनाव इस वक्त चरम में है। इनकी उपयोगिता क्या है? दिहार ने इनको ट्रेन करके सेना को सौंप दिया है और अब ये सेना की सेवा कर रहे हैं। सेना के लिए ये राशन, पानी, खाद्य सामग्री, इसके साथ छोटे हथियार भी ले जाते हैं। और एक जो सबसे बड़ी खास बात है, युद्ध के लिए भी इनको ट्रेन किया गया है, यानी अगर युद्ध होता है तो इस तरह की पहाड़ियों पर इनको चढ़ा करके ऊपर इनकी ट्रेनिंग हुई है, ताकि युद्ध के समय जो हथियार है उनकी आवाज से डर के ये भागे ना, भगदड़ न मचे, पीछे की तरफ ना आए, अपने सैनिकों तक ये साजो सामान और युद्ध की सामग्री ले जा सके। हमारे साथ कर्नल साहब हैं। कर्नल साहब, ये जो घोड़े हैं देखने में छोटे हैं, काम बड़े करते हैं। जी हाँ, ये यहाँ का नेटिव एनिमल है जिसको हम ज़ंस्कार पोनी बोलते हैं और किसी युद्ध के मैदान में और बाकी जगहों पे ये बहुत अच्छा काम करता है। जो हमारे पास पहले जानवर हम इस्तेमाल करते थे इन इलाकों में, हाई ऑल्टीट्यूड होने की वजह से उनका एक्लेमेटाइजेशन का एक बहुत मेजर इशू रहता था। लेकिन जब से हमने इन जानवरों को इस्तेमाल करना शुरू किया है और प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आर्मी को हैंडओवर किया है, ये एनिमल बहुत ही सक्सेसफुल है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। कहने का मतलब पहले हम लोग खच्चरों का इस्तेमाल करते थे, वो कई बार हाई एल्टीट्यूड में उनको मुश्किल आती थी और दिक्कत होती थी लेके जाने में, चढ़ने में। अब ये जो जैंस्कर पोनी है, जिसको छोटी हाइट का घोड़ा आप कह सकते हैं, ये बहुत ही कारगर और भारतीय सेना इनका इस्तेमाल कर रही है। किस तरह से सेना को मदद मिल रही है सर? जो पहले हम जिसे आप बात कर रहे थे, खच्चर जो हम ऊपर लेके जाते थे, उनके एक्लेमेटाइजेशन के इश्यूज की वजह से वो उतने कारगर साबित नहीं हो पाते थे। ये लोकल जानवर होने की वजह से हर एक टास्क में आर्मी के साथ, जैसे कि लॉजिस्टिक्स में वेट कैरेज को लेके है, राशन को इधर एक जगह से दूसरी, वाटर ड्यूटीज़ के लिए है, इवन छोटे हथियार भी एक जगह से दूसरी जगह, इवन आप इसके ऊपर बैठ के जिन रूट्स पे आप पेट्रोलिंग करना चाहते हैं तो उन पे पेट्रोलिंग के लिए भी, अगर आप राइडिंग के लिए इस जानवर को इस्तेमाल करें, उन कामों के लिए भी इनको इस्तेमाल करें। आइए सर जरा नजदीक से देखते हैं। ये बड़े ही मजबूत कदकाठी इनकी है, ये बहुत ही मजबूत है। क्या इंडियन आर्मी इस वक्त जो है कितने जैंस्कर पोनी का इस्तेमाल कर रही होगी? अभी तकरीबन जितने भी आगे वाले इलाके में, फॉरवर्ड एरियाज में जितनी भी यूनिट्स हैं, उनके पास जो 80 रहती है, उसके अंदर ज़ंस्कार पोनीज ही इनके उसके हैं। पूरे ईस्टर्न लद्दाख एरिया में भी सभी पथरीले इलाकों में जहां रोड नहीं पहुंच पा रही है, वहां पे ये अभी भी हमारे पोस्टों पे राशन पहुंचाने के लिए फौज की मदद कर रहे हैं। जहां पर रोड नहीं है, जहां पर हम राशन या युद्ध सामग्री नहीं पहुंचा सकते हैं, जहां शायद चिनूक भी न पहुंचे, वहां कम से कम ये जैंस्कर पोनी पहुंच जाते हैं, क्योंकि चिनूक को भी तमाम लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए होता है फॉरवर्ड एयरबेस पर। लेकिन ये जो जैंस्कर पोनी है, ये उन हर इलाकों में भारतीय सेना की मदद करते हैं जहां राशन की, युद्ध सामग्री की, पानी की जरूरत होती है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, लेह। थाईलैंड से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक बाइक सवार एक सुनसान सड़क पर हादसे का शिकार हो गया। हादसे से ठीक पहले वो तेज रफ्तार में चला रहा था, तभी उसकी बाइक की चेन टूट गई और चेन टूटने से बाइक का संतुलन बिगड़ गया। सड़क किनारे बने एक मकान के आगे तेज रफ्तार में उसकी बाइक फिसल गई और वो लड़का घिसटता हुआ अपनी बाइक से दूर जा गिरा। उसके पीछे से एक बाइक में आ रहे दो लड़के उसे देखकर रुक गए। उनमें एक उतरकर घायल लड़के की तरफ बढ़ गया। कुछ और लोग वहां पहुंचे, जिनमें एक ने हादसे का शिकार हुई बाइक को किनारे खड़ा किया। बताया गया कि हेलमेट न पहनने की वजह से उस लड़के के सिर पर काफी चोट आई। लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से वहां एक ट्रैक्टर फंस गया, जिसे लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाहर निकाला। ये घटना तब हुई जब नदी से अवैध तरीके से रेत निकालने के काम में वहां कई ट्रैक्टर जुटे हुए थे। लेकिन उनकी मुश्किलें तब बढ़ गईं जब नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया।
जैसे तैसे रेत ले जाने में जुटे ट्रैक्टर वहां से निकल गए, लेकिन एक ट्रैक्टर वहीं फंस गया और उस पर सवार 2 मजदूरों की जान भी खतरे में पड़ गई। इस बीच वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस के जवान भी वहां पहुंच गए। इसके बाद ट्रैक्टर को नदी से निकालने के लिए लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सबसे पहले एक मोटी रस्सी को किसी तरह ट्रैक्टर के अगले हिस्से से बांधा गया, जबकि रस्सी के दूसरे सिरे को नदी के किनारे खड़े लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद सभी ने मिलकर उसे खींचना शुरू किया और फिर धीरे धीरे ट्रैक्टर को नदी से बाहर निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के रोड शो के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए पूर्व सीएम कमलनाथ ग्वालियर में प्रचार करने पहुंचे। लेकिन इससे पहले कि उनका काफिला तय जगह पर पहुंचता, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। रोड शो के खिलाफ नारेबाजी हुई तो कांग्रेस समर्थक भी भड़क गए। इस पर बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का सियासी गढ़ माने जाने वाले ग्वालियर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद वहां भगदड़ मच गई। आरोप है कि कुछ लोगों ने वहां पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की। बताया जा रहा है कि इस हंगामे में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को मामूली चोटें भी आईं। और कमलनाथ के इस रोड शो में कोरोना से जुड़े नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यही नहीं, रोड शो का विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी मास्क पहनने का नियम का पालन नहीं किया। मध्य प्रदेश में जिन 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें आधी से ज्यादा सीटें ग्वालियर चंबल क्षेत्र की हैं, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य के पूर्व सीएम कमलनाथ ने तो ग्वालियर में मेगा रोड शो भी किया। इस रोड शो में कोरोना के खतरे के बावजूद बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खुद कमलनाथ रोड शो के दौरान बिना मास्क के नजर आए। उनके समर्थन में इकट्ठा हुई भीड़ ने भी सरकारी आदेशों का कोई ख्याल नहीं रखा। भारी भीड़ के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे से चिपक कर खड़े दिखे। कमलनाथ को मालाओं से लादने के लिए लोगों में होड़ नजर आई। इस रोड शो में हजारों लोगों के शामिल होने का दावा खुद कांग्रेस की तरफ से किया गया। ऊपर से बीजेपी कार्यकर्ता भी वहां रोड शो का विरोध करते नजर आए। उनके बीच न तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और न ही कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मास्क नजर आया। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए इजराइल में दूसरी बार 3 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया। वहां कोरोना के 1,75,000 केस सामने आ चुके हैं। इस वक्त 46,000 एक्टिव केस हैं, जिनमें 577 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन परेशानी ये है कि वहां हर दिन करीब 5,000 नए कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए वहां की बेंयामिन नेतन्याहू सरकार ने पूरे देश में 3 हफ्तों के लिए दोबारा लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया। दोबारा लॉकडाउन लागू होने के बाद तेल अवीव शहर की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें आसमान से ली गई एक तस्वीर में पूरा शहर वीरान दिखाई दिया। समंदर के जिन किनारों पर लोगों का जमावड़ा लगा रहता था, वहां सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। आसमान से ली गई एक तस्वीर में शहर की सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां चलती दिखाई दी। कुछ ऐसा ही नजारा शहर के दूसरे इलाकों में भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के कोसी रेल महासेतु का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि कोसी नदी पर 86 साल बाद कोई रेल का पुल बनकर तैयार हुआ और इस पुल को बनाने में करीब 500 करोड़ रुपए का खर्च आया। करीब 2 किलोमीटर लंबे इस पुल को बनाने में 17 साल का वक्त लगा। ये पुल बिहार के मिथिलांचल को सीमांचल से जोड़ेगा और बिहार में नेपाल सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी इसका काफी फायदा होगा। अभी कुछ वक्त तक इस पुल पर ट्रेनों का ट्रायल किया जाएगा और ट्रायल सफल रहने के बाद ट्रेनों को चलाया जाएगा। बिहार में नीतीश कैबिनेट ने कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने का फैसला लिया। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले नीतीश कैबिनेट ने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी समेत कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली में भी संशोधन किया गया, जिसके तहत अब स्कूल बसों में मौजूद सीटों से ज्यादा बच्चों को नहीं लिया जा सकेगा। राजस्थान के उदयपुर में एक तेज रफ्तार कार ने 4 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। बताया गया कि कार का ड्राइवर नशे में था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। हादसे से नाराज लोगों ने ड्राइवर की पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 21,656 मरीज सामने आए, जबकि 405 लोगों की इस महामारी की वजह से मौत हो गई। राज्य में अब तक 11,67,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को ऑक्सीजन पहुंचाने वाली गाड़ियों को बगैर किसी रोक टोक के आने जाने की सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कोरोना मरीजों को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है।
कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,626 नए मरीज सामने आए, जबकि 179 लोगों की मौत हो गई। राज्य में अब तक करीब 5,03,000 मरीज सामने आ चुके हैं और इस महामारी से 7,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में आबकारी विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर जहरीली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। फैक्ट्री से भारी मात्रा में जहरीली शराब भी बरामद की गई। बताया गया कि जहरीली शराब आने वाले पंचायत चुनाव के लिए तैयार की जा रही थी। बिहार के किशनगंज में करोड़ों की लागत से बना एक और पुल उद्घाटन से पहले ही नदी में बह गया। बताया गया कि वो पुल तय तारीख से पहले ही करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो गया था। जो गोपालगंज के उस पुल की तरह नदी में पानी का बहाव तेज होने की वजह से उद्घाटन से पहले ही ढह गया, जो करीब 2.5 करोड़ की लागत से 8 साल में बना था। पुल के धराशायी हो जाने की वजह से आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। ठेकेदार हैं और जो संबंधित विभाग के इंजीनियर है वो हैं, इन सब का जो है ना सस्पेंशन होना बहुत जरूरी है। ये लोग खेल समझ रखे हैं। पिछले 1 महीने से हम लोग परेशान हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं भ्रष्टाचार का नतीजा हैं। नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। किसी कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई की गई हो, किसी भी अधिकारी पे कार्रवाई की गई हो। पुल के बह जाने के बाद एक अफसर वहां पहुंचे। उन्होंने ट्रैक्टर के जरिए पुल तक पहुंचकर घटना का मुआयना किया। इस पर मटेरियल पर तो कार्रवाई होना ही होना है। पुल के ढहने की वजह से लोग नदी के बीच से ही गुजरने को मजबूर दिखे। भारत चीन सीमा विवाद के बीच एलएसी के ताजा हालात पर चर्चा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। चाइना स्टडी ग्रुप की इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बैठक में एलएसी पर चीन की चुनौती से निपटने के लिए सेना की तैयारियों पर चर्चा की गई। 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे से लौटे सेना प्रमुख ने सेना की तैयारियों की जानकारी दी। खबर है कि इस बैठक में चीन के साथ तनाव कम करने के लिए होने वाली कोर कमांडर स्तर की अगली बैठक में उठाए जाने वाले मुद्दों पर भी चर्चा की गई। रांची में पक्की नौकरी की मांग कर रहे सहायक पुलिस कर्मियों ने खूब बवाल किया। झारखंड में के नक्सल प्रभावित जिलों में करीब 2,500 सहायक पुलिसकर्मी तैनात हैं, जो पिछले हफ्ते रांची के मोरहाबादी मैदान में आंदोलन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी जब उनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो उनके सब्र का बांध टूट गया। वो मोरहाबादी मैदान से राजभवन का घेराव करने निकल पड़े, लेकिन वहां तैनात पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद सहायक पुलिस कर्मियों ने पुलिस वालों और पुलिस की गाड़ी पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वहां सहायक पुलिस कर्मियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी की गई थी, लेकिन इन लोगों ने आव दिखाना था और बैरिकेड गिरा दिए, जिसके बाद पुलिस वालों ने प्रदर्शन में शामिल लोगों पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। लेकिन ये लोग किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इन तस्वीरों को देखकर एक बार तो ऐसा लगा जैसे पुलिस वाले ही पुलिस वालों से भिड़ गए हों। बवाल बढ़ता देखकर पुलिस के आला अधिकारियों ने प्रदर्शन में शामिल लोगों को बार बार हंगामा न करने की चेतावनी भी दी। लेकिन ये लोग शांत नहीं हुए और हंगामा जारी रखा। नतीजा ये हुआ कि लाठीचार्ज में कई सहायक पुलिसकर्मी घायल हो गए। जेंट्स लोग मरले हैं, खुदा नहीं, लेडीज नहीं थी, जेंट्स लोग मारा है। सहायक पुलिसकर्मियों ने दावा किया कि 3 साल पहले जब उनकी नियुक्ति की गई थी तो उन्हें भरोसा दिया गया था कि उनका काम अच्छा होने पर उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक राज्य सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रतिक्रिया भी आई और उन्होंने सहायक पुलिसकर्मियों को बातचीत का न्योता दिया। उनसे ये अनुरोध मैं करूंगा कि आप सभी लोग अपनी इस मांग को सरकार के समक्ष रख सकते हैं। अफ्रीका के देश नाइजर में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने वहां रहने वाले हजारों शरणार्थियों को प्रभावित किया। कुछ इलाकों में तो बाढ़ की वजह से हालात पटरी से उतर गए और लोगों के सामने रहने खाने जैसी समस्याएं खड़ी हो गईं। कई इलाके तो बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूबे दिखाई दिए। आने जाने वाली सड़कों पर कई फीट पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां लोगों को आने जाने के लिए अब नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में एक आदमी सड़क पर कमर तक भरे पानी में चलता दिखा। एक दूसरे इलाके में लोग कीचड़ में चलने को मजबूर नजर आए। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में एक महिला अपना सामान एक जगह पर जमा करती दिखाई दी।
कुछ ऐसे लोग भी दिखे जिनके पास ना तो रहने के लिए घर है और ना ही खाने पीने का सामान। इसी तरह के हालात वहां दूसरे इलाकों में भी दिखाई दिए, जहां बाढ़ के पानी में सब कुछ डूबा नजर आया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहे फ्रांस में ब्रिटेन के एक आदमी के मास्क न पहनने पर पुलिस ने बेरहमी की। इस घटना का वीडियो एक ट्रेन में सफर कर रहे कुछ लोगों ने बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें फ्रांस के ओलियो में 2 पुलिस वाले उस शख्स को स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दबोचे नजर आए। एक पुलिस वाला तो उसके सिर पर पैर रखकर खड़ा दिखा। उस आदमी ने विरोध किया तो पुलिस वाले को गुस्सा आ गया। उसने उसके सिर पर 2-3 बार लात मार दी। ये देखकर वहां मौजूद एक महिला चीख पड़ी। इसके बाद उस आदमी को हथकड़ी पहना दी गई, मगर तब भी पुलिस वाले ने उसके ऊपर से अपनी टांग नहीं हटाई। करीब 2 मिनट तक वो पुलिस वाला उस आदमी के ऊपर पैर रखकर खड़ा रहा। बताया गया कि उसने शराब पी हुई थी और वो ट्रेन में मास्क नहीं पहन रहा था। गूगल ने भारत के डिजिटल पेमेंट ऐप पेटीएम को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया। हालांकि कुछ घंटे बाद इस ऐप की फिर से प्ले स्टोर पर वापसी भी हो गई। इससे पहले News18.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक के हवाले से ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई, जिसमें गूगल की तरफ से एक बयान जारी कर बताया गया कि पेटीएम ऐप पर यह कार्रवाई नियमों का उल्लंघन करने पर की गई। बयान में यह भी बताया गया कि पेटीएम ने गूगल की गैम्बलिंग पॉलिसी यानी ऑनलाइन जुआ खिलाने वाले ऐप से जुड़ी नीति को तोड़ा, जिसके बाद उसके ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया गया। गूगल की इस कार्रवाई पर पेटीएम ने भी सफाई दी और बताया कि जिन लोगों के मोबाइल फोन में ऐप पहले से मौजूद है उन पर इसका कोई असर नहीं होगा। यही नहीं, कंपनी ने अपने ग्राहकों को उनके पैसे सुरक्षित होने का भी भरोसा दिया। हालांकि गूगल ने कार्रवाई के कुछ घंटों बाद ऐप पर लगाए प्रतिबंध को वापस ले लिया, जिसके बाद पेटीएम ऐप गूगल प्ले स्टोर पर फिर से आ गया। पेटीएम भारत का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट ऐप है और कंपनी ऐसे दावा करती है कि महीने के उसके 5 करोड़ ग्राहक ऐप पर एक्टिव रहते हैं। एलएसी पर तनातनी के बीच भारतीय सेना चीन से हर मोर्चे पर निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। जवान तो मुस्तैद हैं ही, साथ ही लेह में डीआरडीओ के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में एलएसी के पास यानी करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर पेट्रोलिंग के लिए विशेष ऊंटों को भी तैयार किया जा रहा है, जो पेट्रोलिंग के साथ ही कई दिनों तक बिना पानी के करीब 170 किलो वजन तक राशन और हथियार ले जाने में मददगार होगा। चीन की सीमा पर इस वक्त तनाव है और हमारे सैनिक जिन परिस्थितियों में वहां पर चीन को जवाब दे रहे हैं, कई ऐसे पीछे लोग होते हैं जो बैकबोन होते हैं उनके। हम इस वक्त बिहार में खड़े हैं और जैसा कि मैंने बताया था, ये जो ऊंट हैं इनकी बड़ी भूमिका आने वाले दिनों में होने वाली है, क्योंकि रिसर्च इन पर पूरा हो चुका है। 17,000 फीट की ऊंचाई तक लगभग 170 किलो वजन ले जाने, वो वजन राशन भी हो सकता है, वो हथियार भी हो सकते हैं और पेट्रोलिंग भी, हाई एल्टीट्यूड में पेट्रोलिंग के भी काम आने वाले हैं। ये इन पर रिसर्च पूरा हो गया। हमारे साथ कर्नल मनोज बत्रा जी हैं। कर्नल साहब, 17,000 फुट की ऊंचाई पर ये चले जाएंगे और वहाँ पेट्रोलिंग भी करेंगे और सामान भी पहुँचाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि इस जानवर की खासियत ये है कि ये इसी इलाके का है और जैसा कि हमने रिसर्च के दौरान पाया कि ये 17,000 की ऊंचाई तक भी बहुत अच्छे से और बहुत उम्दा काम कर सकता है। इसके पैरों की शेप और साइज़ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रेतीली ज़मीन में बहुत ही बढ़िया तरीके से चल पाता है और तकरीबन 3 दिन तक बिना पानी के भी रह सकता है। तो परफेक्ट है आर्मी एनिमल के तौर पे यूज़ में। क्या क्या मदद देंगे ये सैनिकों को जो हमारे चीन की सीमा पर बहुत ऊंचाई पर खड़े हैं वहाँ पर, और इस समय सिचुएशन भी बहुत टेंस है, तो इनके जाने से फ़ायदा क्या होगा भारतीय सेना? जिन जिन इलाकों में हम झंस्कार पोनी का इस्तेमाल करके सामान नहीं पहुंचा पा रहे थे, उन जगहों के लिए अब हम इस कैमल को, इस डबल हम कैमल को, 2 कुबड़ वाले कैमल को यूज़ करेंगे और जो भी सामान हम जैसा भी समझते हैं, चाहे वो फौज का फॉरवर्ड पोस्ट का राशन हो या हथियार एम्यूनिशन हो या और भी कोई सी चीज़ टाइप का साजो सामान हो गर्म करने के लिए अपने आप को, बुखारियाँ हों, इन सब चीज़ों को तरीके से लोड में बांट के इनके मदद से हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। कर्नल साहब, ये जो डबल कुबड़ वाला है, जरा दिखाइए ये नेगी जी, ये डबल कुबड़ वाला है, ये मंगोलिया ओरिजिन इसकी है और सिल्क रूट पर पहले चला करता था। अब जो डीआरडीओ का बिहार अनुसंधान परिषद है उसने इसको हाई एल्टीट्यूड पर जाने के लिए एकदम से ट्रेन कर दिया है और ये वहाँ पर जा करके सैनिक साजो सामान पहुँचाएगा। और दूसरा जो है वहाँ पर देख सकते हैं वो जो राजस्थान के रेतीले जगहों पर चलता है, वो सिंगल कुबड़ वाला जिसको कहते हैं। दोनों सक्षम है, लेकिन ये जो डबल कुबड़ वाला है ये ज़्यादा सक्षम है और ये भारतीय सेना की मदद करने के लिए तैयार है। कर्नल साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि ये कब तक वहाँ पर डिप्लॉय कर दिए जाएंगे और क्या इनका रिसर्च पूरा हो चुका है? और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारी जो सैनिक क्षमता है इनसे बढ़ जाएगी वहाँ उस इलाके में? जी, हमारा तकरीबन काम इन कैमल्स के ऊपर रिसर्च का पूरा हो चुका है। अब जो हमारा प्रोसीजर है उसके हिसाब से जैसे ही इनका अप्रूवल हमको आ जाता है तो उसके हिसाब से ये आने वाले 6 महीने के बीच में ये जानवर आगे काम के लिए डिप्लॉय हो सकते हैं। तो चिनूक तो ले जाएगा टैंक,
और छोटे हथियार और राशन ले जाएंगे हमारे डबल कुबड़ वाले जानवर। जी बिल्कुल। तो ये देखिए रिसर्च पूरा हो चुका है। अगले 6 महीने के अंदर ये जो डबल कुबड़ वाले हमारे ऊँट हैं ये चीन की सीमा पर जाएंगे और सैनिकों को जितनी भी ज़रूरत है, चाहे वो युद्ध की सामग्री हो या राशन, उसको मुहैया कराएंगे। कैमरामैन नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, ले। किसान बिल के बहाने कांग्रेस ने पीएम पर निशाना साधा। किसानों से जुड़े बिल के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। लोकसभा में इन तीनों बिलों के पास होने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसे कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया और प्रधानमंत्री पर किसान विरोधी फैसले लेने का आरोप लगाया। आपदा में अवसर ढूंढते हैं मोदी जी, ये किसान विरोधी है और राज्यों के हितों के विपरीत है। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने बिल का विरोध करने वालों को करारा जवाब दिया और किसानों को अफवाहें फैलाने वालों से सावधान रहने की सलाह दी। ऐसे लोगों से सावधान रहें और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूपी में उन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होने का मामला राज्यसभा में उठाया, जिसके बाद सभापति ने उन्हें इस पर कार्रवाई का भरोसा दिया। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि कोरोना संकट के दौरान घोटाले का मुद्दा उठाने पर उनके ऊपर यह केस लगा दिया गया। योगी सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा मैडम लगा दिया। क्या इस सदन में बैठने वाला सदस्य देशद्रोही है? जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस ने 6 किलो कोकेन बरामद की। इस कोकेन की कीमत 6 करोड़ से ज्यादा आंकी गई, जबकि तस्करी के आरोप में 4 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत है लगभग इसकी 1 केजी की 1 करोड़ कीमत है। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक कैब ड्राइवर की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि इन लोगों ने कुछ दिन पहले गाड़ी चोरी करने के लिए इस ड्राइवर की हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस की चेकिंग को देख ये लोग गाड़ी छोड़कर भाग गए थे। इनके पास से एक 32 बोर पिस्टल, कारतूस और मृतक का मोबाइल भी जो है इनसे बरामद हुआ है। फिल्म सीरियस मैन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म सीरियस मैन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। ये फिल्म 2 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। कुछ नहीं करने के लिए 4 जनरेशन लगता है। 2G है ना, तो 2G सेकंड जनरेशन। हम 2G वाले कभी एंजॉय नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों से खाली पदों की सूची मंगवाई, साथ ही इन्हें 6 महीने के अंदर भरने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहां भी जिस भी विभाग में पद रिक्त हैं उनको तेजी से जो है भरने की प्रक्रिया की जाए। मुंबई पुलिस ने अंधेरी इलाके से 9 किलो गांजा जब्त किया। साथ ही इसकी तस्करी के आरोप में 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया। जब्त किए गए इस नशीले पदार्थ की कीमत 2 लाख रुपए से ज्यादा है। दोनों महिलाओं के पास 9 किलो गांजा करीबन 2,25,000 रुपए कीमत का जब्त किया गया है। चीन से बढ़ते तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और रूस की दोस्ती और मजबूत करने की बात दोहराई, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने पुतिन को भारत आने का न्योता भी दिया। भारत के बाद अमेरिका ने भी चीन को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने कल यानी रविवार से अमेरिका में चीनी ऐप टिकटॉक और वीचैट पर बैन लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका ने भी भारत की ही तरह इन ऐप पर बैन लगाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे का हवाला दिया। इससे पहले अमेरिका ने बैन से बचने के लिए टिकटॉक को किसी अमेरिकी कंपनी को बेचने का अल्टीमेटम दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में करीब 10 करोड़ लोग टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तकरार की जद में दुनिया के कई बड़े देश आ सकते हैं। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि जो भी देश ईरान के साथ हथियारों का सौदा करेगा उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जबकि ईरान के साथ हथियारों का सौदा करने वालों में चीन और रूस सबसे आगे हैं। पिछले महीने ईरान पर लगी पाबंदियां आगे बढ़ाने से जुड़ा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में पास नहीं हुआ था। संयुक्त राष्ट्र में इससे जुड़े अमेरिका के प्रस्ताव के खिलाफ चीन और रूस ने ही वोट किया था। अब रूस और चीन ईरान के साथ हथियारों के बड़े सौदे करने वाले हैं, लेकिन अमेरिका अब भी ईरान को आतंकियों की मदद करने वाला देश कहता है। अमेरिका ने 2 टूक कहा कि ईरान को हथियार देने वाले हर मुल्क को पाबंदियां झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। अमेरिका की तल्खी मौजूदा हालात में दुनिया को 2 धड़ों में बांट सकती है। पहले से चीन और रूस के साथ अमेरिका के रिश्ते इस वक्त नाजुक मोड़ पर हैं। अगर यह मसला गंभीर हुआ तो नौबत जंग तक पहुंच सकती है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने न्यूज 18 से बातचीत में कंगना रनौत के पीछे बीजेपी के होने की बात कही। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र को नीचा दिखाने का आरोप लगाया। बड़ी दुख की बात है कि बीच में कुछ लोगों ने महाराष्ट्र के बारे में कुछ गलत बोला, मुंबई के बारे में कुछ गलत बोला, मुंबई पुलिस को माफिया कहा गया, महाराष्ट्र को पाकिस्तान के साथ
पाकिस्तान का नाम दिया गया है। इस प्रकार कुछ बीच में जो काफ़ी मतलब कुछ लोगों ने कहा, मुझे दुख इस बात का है कि जो भी है जिन्होंने बोला उसके बाद उनका नाम भी मैं लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन उनको जो पार्टी सपोर्ट कर रही है, उन्होंने सोचना चाहिए कि ऐसे कोई व्यक्ति कि जो महाराष्ट्र पुलिस की तुलना पाकिस्तान से करता है या मुंबई पुलिस की तुलना पाकिस्तान से करता है या माफिया बोलता है, मुंबई के बारे में गलत बोलता है, ऐसे व्यक्ति को कोई भी पार्टी ने सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि ऐसे वक्तव्य जब आते हैं जहाँ पे महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल है, मराठी आदमी या बाकी सभी के अस्मिता का सवाल है, वहाँ पे ऐसे व्यक्ति को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि आज पार्टी का नाम नहीं लूँगा, आज वो पार्टी ऐसा कोई वक्तव्य आता है तो उसको सपोर्ट करने का काम करता है। ये सरासर गलत है। पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने इसके बारे में सोचना चाहिए और इसके लिए उन्होंने स्टैंड लेना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक केंद्र का दावा है कि कल राज्यसभा में पेश होने वाले किसान बिल को पास कराने के लिए उनके पास पर्याप्त नंबर हैं और वो आज दोपहर ये बताएंगे कि राज्यसभा में उनके पास कितने नंबर हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि किसान बिल को पास कराने के लिए उनके पास पर्याप्त नंबर हैं। ये कहा जा रहा है, केंद्र का दावा है कि कल राज्यसभा में पेश होने वाले किसान बिल को पास कराने के लिए उनके पास पर्याप्त नंबर हैं और वो आज दोपहर ये बताएंगे कि राज्यसभा में उनके पास कितने नंबर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार विवादों से घिरा ये बिल और इस पे ये अब दावा किया जा रहा है, केंद्र का दावा है कि कल राज्यसभा में पेश होने वाले इस बिल के पास करने के लिए उनके पास पर्याप्त नंबर हैं। विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद है। विक्रांत, और क्या जानकारी? देखिए, सरकार के लिए मुश्किल इसलिए आ गई थी क्योंकि सरकार के अपने सहयोगी अकाली दल ने इस मामले में काफी विरोध जताया था और अकाली दल की तरफ से हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन सरकार का यह साफ कहना है कि ये बिल पूरी तरीके से किसानों के फायदे का है और बिचौलियों को पूरी तरीके से इसमें खत्म किया जा रहा है, तो किसानों को सीधा फायदा होगा। सरकार इस मसले पर सारी विपक्षी दलों से भी बात कर रही है और जो इस बिल के विरोध कर रहे हैं उन दलों से भी बात की और सरकार का साफ ये कहना है कि इस मसले पर वो आश्वस्त है कि राज्यसभा से भी ये बिल पूरी तरीके से पास हो जाएगा और जो विपक्ष है वो इस मसले पर जिस तरीके की राजनीति कर रहा है वो जनता के बीच साफ हो जाएगी। जी। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में बच्चों के लिए खास तरह का एक कोरोना वार्ड तैयार किया गया। अस्पताल में आइसोलेशन के दौरान उन्हें मानसिक तौर पर किसी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए वहां कई तरह के बंदोबस्त किए गए ताकि वार्ड के अंदर ही बच्चों का मनोरंजन हो सके। कोरोना की चपेट में आए बच्चों के नए वार्ड में एक टीवी लगा दिखा जिस पर कुछ बच्चे कार्टून देखते नजर आए। कुछ बच्चे गुब्बारों से खेलते मिले तो कुछ इधर उधर दौड़ते भागते खुद में व्यस्त दिखाई दिए। जो बच्चे वहां रहकर पढ़ना चाहें उनके लिए वार्ड की किसी दीवार पर अक्षर बनाए गए तो किसी पर फलों और सब्जियों की तस्वीरें बनी दिखी। बच्चे पढ़ाई भी कर सकें, बच्चों का एंटरटेनमेंट भी हो सके, बच्चे आपस में खेल सकें, ये तमाम तैयारियों के साथ इस वार्ड को तैयार किया गया है। पहली बार किसी अस्पताल में ऐसा वार्ड बना। वार्ड में बच्चों के मनोरंजन की व्यवस्था करने के बाद उनके इलाज में जुटे डॉक्टरों ने भी माना कि ऐसा करने से उनके व्यवहार में बदलाव देखने को मिला। ऐसे माहौल होता था कि जैसे पूरा ग्लूमी सा एटमॉस्फेयर हो रखा था। अब ये है कि जब आ रहे हैं, जैसे आपने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, उनको लग ही नहीं रहा कि वो हॉस्पिटल के अंदर है। कोरोना को हराकर घर लौटने वाले बच्चों के खेलकूद के लिए भी अस्पताल में इंतजाम किए गए। वहां उनके लिए कुछ झूले लगाने के साथ रंग बिरंगे गुब्बारों से सजावट की गई। भारत से जंग में बुरी तरह पिछड़ने के खतरे से डरा पाकिस्तान अब चीन की मदद से परमाणु हथियार बनाने में जुटा है। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय समझौते की अनदेखी कर पाकिस्तान को परमाणु हथियार बनाने में मदद कर रहा है। बताया जा रहा है कि चीन सरकार की तरफ से हथियार तैयार करने में काम आने वाले सामान के निर्यात को भी मंजूरी दे दी गई है, जिसे पाकिस्तान के कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट को भेजा जाएगा और उम्मीद है कि परमाणु हथियार बनाने के लिए भेजा जा रहा यह सामान अगले साल 30 जून तक वहां पहुंच जाएगा। खबर है कि जिस जहाज से यह सामान पाकिस्तान भेजा जाएगा उसे भारत के किसी भी बंदरगाह पर न रोके जाने की चेतावनी भी चीन ने दी है। सीमा विवाद पर भारत और चीन के बीच जारी तनातनी के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चीन के लिए जासूसी के आरोप में एक फ्रीलांस पत्रकार को गिरफ्तार किया है। खबर है कि आरोपी ने सेना से जुड़े कई संवेदनशील दस्तावेज चीन को मुहैया कराए,
जिसके बदले में उसे मोटी रकम मिली। स्पेशल सेल ने पूछताछ के लिए आरोपी को 6 दिन के लिए कस्टडी में लिया है और उसके नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका के शिकागो में बंद पड़े एक म्यूजियम में 2 पेंगुइन के घूमने का एक वीडियो सामने आया। कोरोना के खतरे की वजह से यह म्यूजियम पिछले कई महीनों से लोगों के लिए बंद है, जिसमें ये 2 पेंगुइन कई महीने बाद मस्ती करती नजर आईं। दोनों पूरे म्यूजियम में बड़े मजे से टहलती दिखी और वहां की खूबसूरती को भी काफी ध्यान से निहारती नजर आईं। उन्होंने वहां के हर कोने का मुआयना किया और इस दौरान उनकी नजर वहां लगी तस्वीरों पर भी गई। दोनों ने वहां लगी सभी तस्वीरों को पास से जाकर देखा। इस दौरान कई पेंटिंग पर तो उनकी नजर ठहर गई और वो उन्हें बड़े गौर से देखने लगी। काफी देर तक म्यूजियम में समय बिताने के बाद दोनों बड़े आराम से बाहर चली गईं। एलएसी पर चीन से मोर्चा लेने के लिए डटे जवानों के लिए खास बूटी भी तैयार की गई है, जिसके इस्तेमाल से जवान कम ऑक्सीजन वाले हालात में भी चीन को करारा जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। हिमालय संजीवनी नाम से मशहूर इस बूटी का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं। डीआरडीओ के दिहार में हिमालयन संजीवनी इसको भी उगाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल इसका जिक्र किया था और उसके बाद अचानक से ये हिमालयन संजीवनी सुर्खियों में आ गई थी। हमारे साथ चौरसिया जी हैं, डायरेक्टर जो हैं, वो जरा इसके बारे में, इसकी खूबियों के बारे में बताएंगे। क्या इसकी खूबियां हैं सर? ये वो पौधा है, हाँ, जो हम लोग बोलते हैं इसके रूट्स गोल्डन रूट क्यों बोलते हैं। इसके जड़ें ना गोल्डन कलर की होते हैं, तो मिट्टी लगी है, इसकी कलर होती है गोल्ड कलर की, इसलिए इसको गोल्डन रूट बोलते हैं। और इसमें गुलाब की खुशबू होती है, इसके रोज रूट बोलते हैं। तो इसमें जो अभी हमने बताया कि इसमें आपको थकान उकान सांस फूलती है, इसके लिए ये सब चीज़ें इसमें उस तरह की पाएगा प्रॉपर्टी जो केमिकल फाइटो कंपाउंड्स हैं, जो ये नॉन काफ़ी अच्छी स्टडी हो चुकी है। इसका अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए। ओरिजिनली स्नो लाइन पर ग्रो गई है, करीब 15,000, 16,000, 17,000 फीट ग्रो करते। तो ये बॉर्डर एरिया में जो हमारे जो फार्मर जहाँ और कुछ नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर ये पौधा काफ़ी अच्छा। सैनिकों से कोई इससे क्या फायदा होगा? सैनिकों के लिए इससे यदि हम लोग अभी ट्रैक इसकी जड़े से इसकी रोडियोला ड्रिंक भी आती है, इसके रोडियोला टी बन सकती है, आराम से बन सकती है इसको। तो अभी हम लोग इस पर काम चल रहा है और जल्दी इसके प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे। प्रधानमंत्री ने क्यों इसको हिमालयन संजीवनी कहा था? इसके इतने सारे गुण हैं। आपका संजीवनी मतलब कि जिसमें काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज हो, आपका एंटी फटीग, मेमोरी रीस्टोर्स मेमोरी, लंग कंप्लेंट्स, देन आपका इसमें कुछ चीज़ें लाके इसकी लीव्स आर एडिबल हैं, इस तरह काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है। तो ये हिमालयन संजीवनी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। उसके बाद डीआरडीओ की जो संस्था दिहार है इसको डेवलप कर रही है। चाय से लेकर के इसकी जड़ों तक का इस्तेमाल हो सकता है और भूलने की अगर बीमारी आ रही है या फिर हाई एल्टीट्यूड में तमाम तरह की सांस लेने की दिक्कतें होती हैं, इन सब चीज़ में बहुत ही ज़्यादा कारगर है ये। तो सैनिक जो सीमा पर लड़ रहे हैं उनके पीछे एक लॉजिस्टिक सपोर्ट, उनके खाने पीने के सामान के लिए एक बड़ी संस्था डीआरडीओ का दिहार जो है वो काम कर रही है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, ले। युद्ध जैसी परिस्थिति में अगर सैनिकों के पास खाने का सामान नहीं है और किसी जंगल के इलाके में या किसी ऐसी जगह पर जहां उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फूड नहीं है, कैसे सरवाइव करेंगे? ये है सर्वाइवल गार्डन। ये डीआरडीओ ने, दिहार ने इसको डेवलप किया है। हमारे साथ ओपी चौरसिया जी हैं, डायरेक्टर। ये आपको बाद में बताएंगे कि इसकी उपयोगिता क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे इलाके में अगर हमारे सैनिक युद्ध के समय फंस जाते हैं, पैराट्रूपर्स फंस जाते हैं, तो क्या खाना चाहिए जिससे उनकी न्यूट्रिशस वैल्यू जिसकी है और जिससे उनका सर्वाइवल हो सकता है, वो जिंदा रह सकते हैं, और क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जंगल में ऐसी चीज़ें होती हैं जहरीली, जिनको खाने से आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो ये जो गार्डन है इसमें तमाम तरह के हर्ब्स हैं, तमाम तरह के प्लांट्स हैं। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ओपी जी हमारे साथ है। सर, ये बेसिकली आप लोग भारतीय सेना के लिए क्या बताने और क्या रिसर्च करने का काम यहाँ करते हैं? ऐसा जो आपने बताया कि सर्वाइवल गार्डन, चलता फिरता हॉस्पिटल, तो इसमें कि इसमें क्या है कि यहाँ जो है, जो हिमालय, जो हम प्राचीन काल से जानते हैं कि हिमालय इज हब ऑफ द मेडिसिन प्लांट, तो ये हाई एल्टीट्यूड लद्दाख जो इसका अपवाद नहीं है। यहाँ काफ़ी हर तरह के जड़ी बूटी, चूँकि यहाँ का क्लाइमेट स्पेशल है, उस कारण यहाँ कोल्ड डिजर्ट है, प्लस माइनस में टेम्परेचर आते हैं, उस कारण यहाँ का जो यहाँ दुर्लभ जाति के पौधे ग्रो करते हैं और उसको ध्यान में जो कि हमारे आयुर्वेदा में काफ़ी यूज़ होता है। और इसमें यहाँ काफ़ी अच्छे, काफ़ी जैसे आयुर्वेदा में जो अतीस पतीस इस तरह पौधे हैं, देने सोमन लता है, देने मंजिस्ता है, इस तरह प्लांट यहाँ काफ़ी उगते हैं। तो उसमें हमने पूरी एज ए बोटेनिकल
प्लांट बायोडाइवर्सिटी पर हमने काम किया, क्या क्या प्लांट्स हैं, और कुछ प्लांट्स हैं कि वाइल्ड एडिबल है, कुछ प्लांट्स जो है कि एज ए हर्बल मेडिसिन हो सकते हैं, कुछ प्लांट्स हैं ऑर्नामेंटल ग्रुप में, कुछ प्लांट एरोमेटिक है, कुछ वो वाइल्ड स्पाइसेस यहाँ बहुत ज़्यादा, इस तरह से सारा काम किया। अयोध्या में भव्य रामलीला की तैयारी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलीला का भव्य आयोजन करवाने की तैयारी की जा रही है। इस रामलीला को 14 अलग अलग भाषाओं में दिखाया जाएगा। इसमें मनोज तिवारी अंगद की भूमिका में नजर आएंगे। हमारे देश की 14 भाषाओं में भगवान श्री राम जी की अयोध्या से होने वाली रामलीला को दिखाया जाएगा। सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 24 सितंबर को होगी, जिसमें भारत और नेपाल के विदेश मंत्री भी हिस्सा लेंगे। नेपाल के नए विवादास्पद नक्शे के बाद यह पहला मौका होगा जब दोनों देशों के विदेश मंत्री आमने सामने होंगे। फिल्म डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई। इस फिल्म में भूमि पेडनेकर और कोंकणा सेन शर्मा है। बीजेपी ने पत्रिका कमल संदेश का विशेष अंक जारी किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की पत्रिका कमल संदेश के विशेष अंक का विमोचन किया। एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया गया, ऐसे में यह अंक उन्हें समर्पित है। इसमें पीएम के बचपन से लेकर अब तक के काम और विचारों के बारे में लिखा गया है, जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करके इस विशेषांक को निकाला है। बड़ा इंफॉर्मेटिव है। बिहार की मुजफ्फरपुर जिला अदालत ने करण जौहर और सलमान खान समेत 8 हस्तियों को नोटिस जारी किया। इसमें सुशांत मौत मामले में उन्हें अपना पक्ष रखने के आदेश दिए गए। इससे पहले अदालत में यह याचिका दाखिल की गई थी कि सुशांत की हत्या को आत्महत्या का रूप दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को लैपटॉप या मोबाइल की सुविधा देने का आदेश दिया। ये बच्चे लैपटॉप और मोबाइल नहीं होने से स्कूलों की ऑनलाइन क्लास में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा था। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के नियमों में बदलाव कर दिया। अब 4 दिन के लिए राज्य में आने वालों को कोरोना टेस्ट से छूट मिलेगी, यानी उन्हें पहले कोरोना टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होगी। जो लोग 3-4 दिन के लिए आ रहे हैं उसके लिए कोविड टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम से अलकायदा के मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एनआईए की टीम ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम के कई इलाकों में एक साथ छापा मारा था, जहां से आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। नीतीश हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। नीतीश, और क्या जानकारी इस पूरे मामले में? देखिए, कुल 9 अलकायदा के आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग भारत के अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमले करने की योजना बना रहे थे और 6 आतंकियों को वेस्ट बंगाल से और 3 आतंकियों को एर्नाकुलम केरला से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कई एक्सप्लोसिव मटेरियल, जिहादी जो लिटरेचर होता है वो सारा बरामद हुए हैं। और ये लोग पाकिस्तान बेस्ड जो अलकायदा है, पाकिस्तान का अलकायदा ग्रुप जो है, वहां से सोशल मीडिया के द्वारा रेडिकलाइज हुए थे और उनके संपर्क में आकर देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमला करने की योजना बना रहे थे। जी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने न्यूज 18 से बातचीत में किसानों को भरोसा दिलाया कि दोनों बिल उनकी भलाई के लिए लाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के हमले का भी जवाब दिया। कृषि विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, लेकिन किसानों को कैसे सरकार समझाएगी, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब हैं। तोमर साहब, किसानों को कैसे समझाएंगे? विपक्ष तो आरोप लगा रहा है, आपकी सहयोगी अकाली दल की जो मंत्री थी वो भी इस्तीफा दे चुकी हैं, लेकिन किसानों को कैसे समझाएंगे? भारत सरकार किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए 2 विधेयक लेकर आई है, जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया है। ये दोनों विधेयक किसानों के हित में हैं, किसानों की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन करने वाले हैं, बिचौलियों की समाप्त करने वाले हैं और जो टैक्स किसानों पर लगता है उस टैक्स को समाप्त करने वाले हैं। किसानों को शीघ्र भुगतान मिले, इसका प्रावधान भी बिल में किया गया है। मूल्य आश्वासन विधेयक के माध्यम से किसान को बुआई के समय ही अपनी फसल के मूल्य की गारंटी
इस विधेयक के कारण मिलने वाली है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में कोरोना की वजह से बेघर हुए लोगों को आर्थिक मदद दिलाने के लिए एक विशाल रैली की गई। इस रैली को कुछ विपक्षी दलों की तरफ से बुलाया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर लोग शामिल हुए। सड़क पर उतरे हजारों लोग अपने हाथों में झंडे और कई तरह के पोस्टर पकड़े दिखे, जिनके जरिए उन्होंने सरकार से कोरोना की वजह से बड़े पैमाने पर बेघर हुए परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग की। इस विशाल रैली में पैदल चलते लोगों के अलावा गाड़ियों का कारवां भी नजर आया, जिनकी छतों और खिड़कियों पर झंडे और पोस्टर लगे दिखाई दिए। जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंची पुलिस ने रैली को आगे बढ़ने से रोक दिया और लोगों को समझाने लगी, लेकिन जब लोग नहीं माने तो पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। पुलिस की कार्रवाई की वजह से रैली रुक गई, लेकिन लोगों ने अपनी मांग पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। आंध्र प्रदेश के कई शहरों में तेज बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। सबसे ज्यादा असर कृष्णा जिले में देखने को मिला, जहां भारी बारिश की वजह से हालात काफी बिगड़ गए और लोगों को भारी परेशानी से जूझना पड़ा। सामने आई एक तस्वीर में शहर की सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहता दिखा। ऐसा लगा जैसे शहर किसी नदी में तब्दील हो गया हो। भारी बारिश से सड़कों पर कहीं 2 फीट तो कहीं 3 फीट तक पानी भर गया, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसी तरह शहर के एक दूसरे इलाके में सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी दिखाई दी। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में 2 लोग एक स्कूटर को पानी से निकालने की कोशिश करते दिखाई दिए। बारिश से ट्रैफिक व्यवस्था पर भी असर पड़ा और आने जाने वाले लोग बेपरवाह होकर सड़कों को पार करते नजर आए। भारत को घेरने की कोशिश में जुटा चीन अब आर्थिक मोर्चे पर भी मात खाता नजर आ रहा है। कभी चीन के करीबी रहे देश भी अब उसका साथ छोड़ने लगे हैं, जिसका सबसे ताजा उदाहरण है थाईलैंड, जिसने बंगाल की खाड़ी में नहर बनाने के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनियों को देने से इनकार कर दिया है। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारत और अमेरिका के दबाव की वजह से थाईलैंड सरकार ने चीन के साथ नहर बनाने के प्रोजेक्ट को रद्द किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट का नहीं मिलना चीन के लिए एक बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के नहीं मिलने से चीनी कंपनियों को आर्थिक नुकसान तो होगा ही, और इसके साथ ही इस नहर के जरिए चीन की हिंद महासागर तक पहुंच बनाने की कोशिश भी नाकाम हो गई है। खबर है कि भारत ने भी थाईलैंड के सामने इस नहर को बनाने में मदद की पेशकश की है। अमेरिका के कैलिफोर्निया और ऑरेगन के जंगलों की खौफनाक तस्वीरें सामने आईं, जिनमें आग से हुई बर्बादी का भयानक मंजर साफ नजर आया। इसके अलावा जिन इलाकों में आग पर काबू पा लिया गया, वहां ड्रोन कैमरों से बनाए गए कुछ वीडियो भी सामने आए, जिनमें दूर दूर तक आग का तांडव देखने को मिला। जिन इलाकों में आग बुझा ली गई वहां पर कुछ भी पहले जैसा नहीं बचा। हर तरफ आग से बर्बादी का मंजर दिखाई दिया। कैलिफोर्निया के एक इलाके से सामने आई एक तस्वीर में सब कुछ जलकर राख हुआ नजर आया। लोगों के मकान, महंगी गाड़ियां और दुकानें सब राख के ढेर में तब्दील दिखा। जंगल के बीचों बीच हादसे वाली जगह पर सिर्फ मकानों के मलबे का ढेर और जली हालत में खड़ी गाड़ियां ही दिखाई दी। ऑरेगन में भी आग ने काफी तबाही मचाई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कई मकान जले दिखे। सैकड़ों गाड़ियों को भी इससे वहां नुकसान पहुंचा। इलाके में सब कुछ जलकर तबाह हो गया। यही नहीं, जो मकान आग की चपेट में आने से बच गए, उनमें रहने वाले लोग वहां दोबारा जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि वहां अब भी आग का धुआं कई इलाकों से छटा नहीं है। हर तरफ धुएं से धुंध की चादर बिछी हुई है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने स्कूलों पर बड़ा फैसला किया है। न्यूज़ 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि दिल्ली में अब सभी स्कूल 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे, जिसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसका मतलब है कि 21 सितंबर से जो 9वीं से 12वीं क्लास के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की बात केंद्र सरकार ने अपनी एडवाइजरी में कही थी, वो भी लागू नहीं होगी। हालांकि इस दौरान सभी ऑनलाइन क्लासेस को पहले की ही तरह जारी रखने की इजाजत दे दी गई, जबकि प्रिंसिपल अब जरूरत के मुताबिक टीचर और कर्मचारियों को स्कूल बुला सकते हैं। आज से अबू धाबी में आईपीएल की शुरुआत। कोरोना संकट के बीच अबू धाबी में आज से आईपीएल सीजन की शुरुआत होगी। आईपीएल का पहला मैच पिछली बार की चैंपियंस मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। खबर है कि विकास दुबे एनकाउंटर मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी ने 5700 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे 20 सितंबर को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपा जा सकता है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के एक ठिकाने से हथियार और गोला बारूद बरामद किया। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बल की तरफ से इस सर्च ऑपरेशन को चलाया गया था। केंद्र सरकार के कृषि विधेयक के विरोध में छत्तीसगढ़ की सरकार सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाएगी। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कृषि विधेयकों को किसानों को बर्बाद करने वाला बता चुके हैं।
उत्तर प्रदेश के हरदोई में मामूली विवाद में एक आदमी को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के वकील विश्व चक्षु ने उर्मिला मातोंडकर को एक लीगल नोटिस भेजा। पिछले दिनों उर्मिला ने हिमाचल को ड्रग्स का गढ़ कहा था, जिसके बाद वकील ने राज्य की छवि धूमिल करने का आरोप लगाकर उन्हें नोटिस भेजा। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में 210वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोरोना वायरस भी रंग में भंग नहीं डाल पाया। हर साल की तरह इस बार भी वहां लोगों ने स्पेनिश राज के खत्म होने की खुशी में जमकर पार्टी। और सामने आई एक तस्वीर में राजधानी सैंटियागो में सड़क पर ही महफिल सजी नजर आई। लोग लोकगीत की धुन पर नाचते गाते दिखे। बुजुर्ग तक आजादी के इस जश्न में शामिल हुए। एक कलाकार तो शानदार ड्रम बजाता नजर आया। चिली में कोरोना के करीब 4.5 लाख मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन तब भी लोगों का जोश फीका नहीं पड़ा। हालांकि महामारी की वजह से उनके मुंह मास्क से ढके नजर आए। कार्यक्रम से पहले सभी के हाथ भी सैनिटाइजर से साफ करवाए गए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए कई बैरिकेड लगा दिए गए ताकि लोग अपनी अपनी जगह में ही डांस करें। लद्दाख में एलएसी पर जारी तनातनी के बीच चीन और पाकिस्तान की एक नई साजिश का पर्दाफाश हुआ। खबर है कि चीन की चापलूसी में जुटे इमरान खान उसे खुश करने के लिए जल्द ही गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का प्रांत बनाने का ऐलान कर सकते हैं और उस ऐलान के साथ ही इमरान खान की वहां नवंबर तक चुनाव करवाने की भी योजना है। पाकिस्तान ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि इकोनॉमिक कॉरिडोर की आड़ में चीन गिलगित इलाके में अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, जबकि भारत पहले ही ये साफ कर चुका है कि गिलगित बाल्टिस्तान पर उसका अधिकार है और पाकिस्तान वहां के संविधान में हेरा